तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त अपने पीछे एक मुकम्मल तारीख और तजुर्बों का सरमाया छोड़ जाता है। आज हम कुछ ऐसी ही दास्तानों का जिक्र करेंगे जो दिल्ली शहर की अर्ज़े पाक जमीन की तहों में दफन है। ये तमाम हकीकतें इंसानी वजूद से लेकर उसकी एक जगह से दूसरी जगह डेरा डालने की फितरत और सफर का दस्तावेजी नमूना है। दिल्ली कैसे बसी, यहाँ इंसान ने पहली बार कैसे, कब और क्यों डेरा डाला, यहाँ वक्त के साथ साथ कैसे सल्तनतों का आफताब तुलू और गुरूब हुआ। आइए वक्त की तहों के नीचे खामोश पड़े इन सभी सबूतों और सवालों को खंगालते हुए हम अपनी इस दिल्ली का सफर शुरू करते हैं। दिल्ली एक बू कलमों खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें कई हजार साल की तारीख और तहजीब बाहम गुथी हुई है। दिल्ली पर हुकूमत करने वाली कौमों और सल्तनतों के बाकी मांदा आसार इस बात का सबूत हैं कि ये शहर कितना पुररौनक है और इसने सदियों तक कितने सयाहों की तवज्जोहात को अपनी तरफ खींचे रखा। वाकई दिल्ली का तहजीबी सिलसिला काफी वसी, मुसलसल और बहुत ज्यादा पुरकशिश और दिलचस्प है। मजमूई तौर पर दिल्ली एक मुसल्लस जैसा है जिसके मगरबी सिमत में अरावली पहाड़ हैं और शिमाल से जुनूब में बहती जमुना नदी मशरिक की तरफ है। इस शहर की आबादी पत्थर के अहद से शुरू होती है और फिर बकिया लोग तारीख के दौरानिया में यहां आबाद रहे। दिल्ली कदीम, अहद वस्ता और अहद जदीद का एक मुनफरिद संगम है। इसके पुरशौकत आसार पिछले तकरीबन 1000 साल के मुताल्लिक के लिए बेहतरीन जरिया हैं। इनके जरिए दिल्ली के दारुल हुकूमत की हैसियत हर जमाने में वाज़ेह होती है। मुख्तलिफ सल्तनतों ने अपने दारुल हुकूमत यहाँ तामीर किए। कुछ ने पहले से मौजूद शहर में कमी और इजाफा किया और कुछ ने नए शहर बसाए। तकरीबन 8 से 15 मकामात ऐसे हैं जहां नए शहर बनने के आसार मिले हैं। इंदरपत के अलावा दहलिका के मकाम पर अनंगपुर जो बाद में लालकोट कहलाया और उसके बाद किला राय पिथौरा के नाम से मशहूर इब्तिदाई अहद वस्ता का शहर है। तुगलकाबाद और कोटला की बुनियादें सल्तनत अहद में रखी गईं। बाद में मुगल अहद में शाहजहानाबाद और जदीद अहद में नई दिल्ली अंग्रेजों के जरिए बसाई गई। इनके आसार और खंडरात में किले, महलात, गुंबद, खानकाहें, मेहमान खाने, बावड़ियां, यादगारें और बाजार शामिल हैं।
साथ ही मकामी लोगों की रिहाइशगाहें भी शामिल हैं। इस दस्तावेजी सिलसिले के जरिए हम आपको एक दिलचस्प सैर पर ले जाएंगे, जिसमें आप कदीम जमाने से लेकर आज तक, जबकि दिल्ली ग्लोबलाइजेशन के मुजाहरे से बतदरीज मामूर हो रही है, दिल्ली के मुख्तलिफ रंगों को देखेंगे। हम आपको दिल्ली को देखने और परतने की दावत देते हैं। इसके सिर्फ मारूफ सियाहती मराकज के जरिए नहीं, बल्कि कम मारूफ लेकिन इस दर्जे के पुरकशिश तारीखी मकामात के जरिए जो दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े हैं। एक हंगामा खेज शहर की कहानी जो जिंदगी के मुख्तलिफ मुजाहिरों तमद्दुन से मालामाल है और जो हिंदुस्तान का दिल कहलाता है। दिल्ली में तबैयाती तब्दीली का एक तवील और पेचीदा दौर रहा है। इसमें इंसानी जिंदगी की शमूलियत बहुत बात की है। दिल्ली का माजी कदीम जमाने में दफन है। आर्कियोलॉजी में इंसान की कदीम तारीख का मुताला किया जाता है। हिंदुस्तान में इसका आगाज 18वीं सदी में हुआ था। पहले नवादरात को जमा करना शुरू किया गया, फिर बतदरेज नवादरात जमा करने से आगे बढ़कर आर्कियोलॉजी का फन इजाद हुआ। 20वीं सदी में यह मौजू यूनिवर्सिटियों और निसाब में भी शामिल हो गया। कदीम अक़वाम की बका में यहाँ की मुआफ़िक़ आबो हवा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तरक्की पजीर इंसानी मुआशरों के पास बहुत महदूद वसाइल थे, सलाहियतें भी कम थीं और आलात भी कम थे। इनके जरिए से वो अपने माहौल को इस्तेमाल कर सकते थे। कदीम अक़वाम दिल्ली के अंदर और इसके क़र्ब जवार में आबाद हुईं। शिमाली हिंदुस्तान के एक अहम आबी वसीले यानी दरियाए सिंध और गंगा और इनकी दीगर मुआविन नदियों के दरमियान था। ये इलाका गंगा और इसकी मुआविन नदियों के बहाव से पैदा अक्सर वसी मैदानों के दरवाजे पर वाक़े है। अरावली सिलसिला हिंदुस्तान का कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है। एक जमाने में यह बड़ा पुरशकोह था, लेकिन वक्त और मौसमों की तब्दीली के बावजूद आज भी राजस्थान के माउंट आबू में इसकी बुलंदी 1722 मीटर है। अलबत्ता दिल्ली में इसकी बुलंदी जमुना की सतह से 2.5 मीटर से लेकर 90 मीटर तक है। अरावली का एक सिलसिला दिल्ली में गुड़गांव की तरफ से आता है और शहर के दरमियान से होता हुआ शिमाली मशरक की तरफ जाता है और वजीराबाद में जमुना के दाएं किनारे पर खत्म होता है। इस पहाड़ी बुलंदी के 4 हिस्से हैं। एक, जनूबी चोटी जो शहर के बाहर वाक़े है। 2, जनूबी वस्ता चोटी जो महरौली में वाक़े है। 3, दरमियानी या नई दिल्ली की चोटी जो धौला कुआं में है। और चौथी, पुरानी दिल्ली की चोटी जो सिविल लाइंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरमियान में वाक़े है। जंगल और पहाड़ों के पार मशरिक की तरफ जमुना नदी है, जिसका पानी साल भर दिल्ली में बहता रहता है। जमुना का बहाव शिमाल मशरिक में 100 किलोमीटर से ज्यादा और जुनूब दक्कन में 40 किलोमीटर से ज्यादा तब्दील हुआ है और फिर बतदरीज इसका रुख मशरिक की तरफ तब्दील हो गया और वो मौजूदा रुख पर आ गई। गर्मियों में इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती, लेकिन बरसात में ये दिल्ली के लिए सैलाब का खतरा बन जाती है। जमुना नदी अपना खास मिजाज रखती है। इसने माजी में अपने बहाव में कई बार तब्दीली की। इसकी वजह से दिल्ली सैलाब और ज़लज़लों की जद में है। सैटेलाइट के तज्जिये के जरिए मालूम हुआ है कि कम से कम 6 आबी ज़खायर यानी नजफगढ़, सूरजकुंड,
और भटकल झील जमुना नदी की वजह से हैं। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि ये नदी 4000 साल कब्ल जनूबी दिल्ली की पहाड़ी के पास से बहती थी और फिर बतदरीज इसका रुख मशरिक की तरफ तब्दील हो गया और वो मौजूदा रुख पर आ गई। So far as the pre-proto and historical period of Delhi is concerned, जहाँ तक दिल्ली के इब्तदाई कदीम और ज़माने तारीख का ताल्लुक है, हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में पत्थर के अहद की साइट के मिल जाने से और 1991-92 में इस इलाके में खुदाई की बुनियाद पर अनंगपुर में खुदाई का काम हुआ और इब्तदाई पत्थर के ज़माने के एचूरियन औजारों की एक बड़ी तादाद मिली। इनकी बुनियाद पर दिल्ली का ताल्लुक पत्थर के अहद से साबित हो जाता है। Archaeological context. So that is the beginning of prehistory in Delhi. कदीम ज़माने की कौमें हमेशा अपने लिए ख्वाबों की सरजमीन तलाश करती रहीं, जहां वो अमन और शांति के साथ रह सकें, जहां साल भर बहने वाला पानी, हवा और आसपास बड़ी तादाद में जंगलाती जिंदगी हो, ताकि सैलाब या सूखा पड़ने के हालात में वो अपनी जिंदगी की बका की जद्दोजहद कर सकें। पत्थर के अहद के बहुत से आसार दिल्ली में मिले हैं, जो जमुना नदी के किनारे और अरावली पहाड़ से फूटने वाले चश्मों के किनारे थे। जनूबी दिल्ली में ये चश्मे वल्लभगढ़ इलाके में मशरिक की तरफ बहते हैं। इनमें एक बहुत अहम भुरिया नाला है जो अनंगपुर के पास मशरकी सिमत में बहता है और जमुना नदी में मिल जाता है। अगरचे पुराने चश्मे ज्यादातर खत्म हो गए और जो बाकी हैं वो साहिलों और चश्मों के बनने की वजह से अपने माजी का धुंधला नक्श हैं। ऋग्वेद संहिता के मुताबिक जमुना का नाम यामी नाम से निकला है, जो दरअसल धर्म और मौत के देवता यम की बहन का नाम है। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी भी है। कदीम मंदिरों में जब जमुना और गंगा की तस्वीरें बनाई जाती थीं, तो जमुना को हमेशा काला दिखाया जाता था। कदीम दस्तावेजात से लेकर बरतानवी अहद के गजेट्स तक से ये अंदाजा होता है कि जमुना नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल बकसरत थे और इस एतबार से इसमें मछलियां भी बहुत रही होंगी। उस जमाने में दिल्ली में घने जंगलात होंगे, जिसमें मुख्तलिफ तरह की जंगलाती जिंदगी होगी। तेंदुए, गीदड़, मोर, नीलगाय, बत्तख, दलदली चिड़िया, नेवला, भेड़िए, बंदर, लकड़बग्घे, हिरन, बटेर, तीतर और मुख्तलिफ तरह के सांप कसरत से रहे होंगे। यहां पर बसने वाले इनके शिकार पर अपनी गुजर बसर करते होंगे। Stone Age goes back more than a million years. पत्थर का जमाना 10 लाख साल कब्ल का है, यानी जदीद इंसान की तरक्की करने से पहले का जमाना। उस जमाने में खाना फराहम करने के लिए पत्थर के औजार और दूसरे तरीके इख्तियार किए जाते थे। लेकिन तारीख के उस मोड़ पर भी इंडिया में लोग रहते थे। साइंसी इस्तिलाह में इनको होमो इरेक्टस यानी मकान बनाने वाले लोग कहते हैं। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, खाने के लिए शिकार और अपनी जमीनों की बड़ी लगन से हिफाजत करते थे। इनकी खासी जहनी तरक्की हो चुकी थी और वो समझ गए थे कि खाने और पानी के बगैर वो जी नहीं सकते। और साथ ही मयारी जाए रिहाइश वही हो सकती थी जो पीने के पानी के करीब हो और इतनी ऊंचाई पर हो जहां से वो किसी भी मुदाखलतकार की हरकत को देख सकें और अपना दिफा कर सकें। और ज्यादा खतरनाक दुश्मन होने की सूरत में
किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। वो आग के बारे में भी जानते थे, पत्थर के खाम औजार बनाया करते थे और शिकार या दूसरे कबीले के लोगों को कत्ल करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। इन असबाब से वो अरावली पहाड़ों पर रहने पर मजबूर हो गए, लेकिन जल्द ही उनको एक ज्यादा खतरनाक, ज्यादा शोरा पुश्त और दूसरे बर्रे आजम से सफर करके आने वाले दुश्मन का सामना करना पड़ा, जो उनके मुकाबले में जिस्मानी और दिमागी तौर पर ज्यादा ताकतवर थे। तज्जिया निगारों के नताइज से अंदाजा होता है कि अफ्रीका से सबसे पहले 60,000 कब्ल जुनूब मशरिक एशिया की तरफ हिजरत हुई। ये बड़े अज़्म हौसले वाले, नाकाबिल शिकस्त तवानाइयों और उम्मीदों के हामिल थे। इन्होंने अपने लोगों की क़यादत गैर मालूम जगहों की तरफ की। इनके दिल उम्मीदों से भरे हुए थे कि एक दिन वो अपने ख्वाबों की सरजमीन पहुंच जाएंगे, जहां वो आराम से रह सकेंगे, जहां पानी के चश्मे हों और जहां जंगली जानवर शिकार के लिए मिल सकें। करीब 74,000 साल पहले एक तूफान ने एशिया को हिला डाला और पूरी दुनिया को पहली बार बुरी तरह मुतासिर कर दिया। 3200 किलोमीटर इंडिया से दूर जदीद इंडोनेशिया में टूबू पहाड़ गैज़ो गज़ब से फट पड़ा कि आज तक इंसानों ने ऐसा मंजर ना देखा होगा। इससे जबरदस्त लावा निकला और इसके सबब राख और मुख्तर बारिश ने पूरे माहौल को आलूदा कर दिया और जिंदगी को मुश्किल बना दिया। घटे हुए वसाइल के लिए पुराने और नए बाशिंदों के दरमियान खौफनाक मुसाबकत हुई, क्योंकि इंडिया की सरजमीन सेहरा में बदल गई और यहाँ जिंदगी निहायत दुश्वार हो गई। इस कश्मकश में नए बाशिंदे यानी हमारे आबाओ अजदाद जीते और इनको इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में गुजर बसर के मौके मिले। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में पत्थर के जमाने की रॉक पेंटिंग यानी चट्टानी तस्वीर कशी की वाज़ी अलामतें मौजूद हैं। इनमें जानवरों की तस्वीरें बकसरत हैं और बाज़ तस्वीरों में शिकार की रसूमात का जिक्र है। हिंदुस्तान में ऐसे रॉक पेंटिंग की निशानियां बहुत कम हैं। शायद इसकी वजह यह है कि मुल्क में ज्यादातर पेंटिंग वक्त के साथ बर्बाद हो गईं। पत्थर के जमाने के ये लोग, जिनको माहिरीन उलूम इंसानी जमाती सोसाइटी कहते हैं, इनमें कमोबेश 100 लोगों की एक जमात होती थी। ये लोग खाना बदोश किस्म के हुआ करते थे, जो शिकार और ग़िज़ाई पौधों के एतबार से अपनी जगह को बदलते रहते थे। इस जमात के लोग रिश्तों से बंधे होते थे। जमात के अंदर इसको दस्तयाब वसाइल पर किसी एक फर्द का कब्जा नहीं होता था। जमात के लोगों का रवैया ताकत नहीं बल्कि रसूम और इखलाक वगैरह की बुनियाद पर तय होता था। इस दौर में दिल्ली की कुल आबादी का चंद हजार नफूस पर मुश्तमिल होने का अंदाजा किया जा सकता है। दिल्ली के इर्द गिर्द अरावली पहाड़ में मुतअद्दिद जगह हजरी अहद के औजार मिले हैं, जिनसे बाज़ लोगों का अंदाजा है कि इस अहद में दिल्ली के आसपास बड़ी तादाद में कौमें आबाद थीं। पत्थर के अहद का पहला सबूत मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट सुरजीत सिन्हा ने 1956 में दरियाफ्त किया, जो इब्तिदाई हजरी अहद का है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास पहाड़ी चोटी पर है। इसके बाद दूसरे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट HD संकालिया ने सन 1974 में दिल्ली की पहाड़ी चोटियों से दूसरे ऐसे औजार दरियाफ्त किए जिनका ताल्लुक पत्थर के अहद से था। फिर 1984 में BM पांडे ने एक बहुत ही तरक्की याफ्ता हाथ की कुल्हाड़ी दरियाफ्त की। ये महज एक इत्तफाक था कि मुझे इब्तदाई हिजरी अहद का ये पत्थर मिला। हुआ ये कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने एक दोस्त से मिलने गया था।
मैं जैसे ही बस से उतरा, मेरी आंखों के सामने बाद के हिजरी अहद का ये औजार पड़ा हुआ था। थोड़ी देर को तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर ये सोचकर कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हिजरी अहद के नमूने पहले भी मिल चुके हैं, मैंने अपनी हैरत कम की। So the discovery of this Stone Age tool from the Jawaharlal Nehru campus was not a big surprise to me, but I was very excited because the stone tool. मुझे जो औजार मिला ये बहुत खूबसूरत तराशी हुई हथ कुल्हाड़ी है। It's a beautifully done hand axe. कहते हैं इंसान की जिंदा रहने की जद्दोजहद, मुसलसल कोशिशों और उसकी जरूरतों से ही सल्तनत, मुल्क, शहर और गली कूचों में रौनक और रवानगी पैदा होती है। दिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये शहर जो हजारों बरसों की तारीख अपनी फसीलों और मिट्टी में समेटे बैठा है, कई तहजीबों से वाबस्ता है। इस मिट्टी, इस शहर और इस जमीन को हम फिर से खंगालेंगे कुछ नए सबूतों और दलाइल के साथ। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।